नमस्कार साथियों, रैपिड रिवीजन राजस्थान की क्लास लगातार हमारी जारी है। कला संस्कृति के पॉइंट्स आप तक पहुंचा दिए गए हैं। राजस्थान के इतिहास से तथ्य लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसमें लेक्चर 15 आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए जो पॉइंट्स हमारे पास हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बीसल देव ने संस्कृत में हरिकेली नाटक लिखा। बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ जो हैं इनको बीसल देव कहा जाता है, कवि बांधव कहा जाता है। बीसल देव जो राजा हैं स्वयं ने एक रचना लिखी, हरिकेली नाटक इन्होंने लिखा है, हरिकेली रचना लिखी है। क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, हरिकेली के रचयिता कौन है? बीसल देव। बीसल देव रासो जो बीसल देव राजा के विषय में ही है, बीसल देव चौहान के विषय में लिखी हुई रचना है। बीसल देव रासो के रचयिता पूछे जाते हैं नरपति नाल, बड़ी प्रसिद्ध रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की कहानी में नहीं जाऊंगा मैं, केवल हम वन लाइनर के हिसाब से पॉइंट पढ़ेंगे। बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं इनको भारतेश्वर की उपाधि प्राप्त है। हिंदू सम्राट इनको कहा जाता है, सपाद लक्षेश्वर कहा जाता है, दल पुंगल इनको कहा जाता है, राय पिथौरा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध नाम जो है वो है राय पिथौरा। राय पिथौरा पृथ्वीराज का उपनाम है और सपाद लक्ष क्षेत्र, सांबर क्षेत्र के चौहानों और अजमेर क्षेत्र के चौहानों के वंशज पृथ्वीराज चौहान है, इसलिए सपाद लक्षेश्वर कहलाते हैं। बड़े शासक हुए, हिंदू सम्राट कहलाते हैं, भारतेश्वर कहलाते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान जो हैं इनके शासन की देखभाल कदम्बवास एवं भुवनेकमल द्वारा की गई। कदम्बवास एवं भुवनेकमल द्वारा इनके शासन की देखभाल की गई। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत कम आयु में शासक बन गए थे, करीब 11 वर्ष की आयु में इन्हें राजा बनना पड़ा था और 1177 ईस्वी में शासक बन गए थे। तो इनके शासन की जो देखभाल करते थे कदम्बवास और भुवनेकमल इनके मुख्य संरक्षक सलाहकार रहे। पृथ्वीराज तृतीय जो हैं इन्होंने कन्नौज के गहेड़वाल वंश के राजा जयचंद को हराया और उनकी पुत्री संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। यह पॉइंट हमें याद रखना है। गहेड़वाल वंश के शासक जयचंद जिनके साथ जिनका पृथ्वीराज चौहान से वैमनस्य था, उनकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी, मोहित थी। कैसे एक पन्ना राय नाम के चित्रकार ने कन्नौज के दरबार में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन सुनाया था, कैसे संयोगिता मोहित हुई, वो पूरा एक विवरण है। लेकिन हमें यहाँ तथ्य ये याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कन्नौज के गहेड़वाल वंश के राजा जयचंद को हराया और उनकी पुत्री संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र हैं, सखा हैं, एक साथ जन्म एक साथ मरण दोनों के विषय में कहा जाता है। और चंद्रवरदाई जो हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसकी वजह से ये हिंदी के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित महाकाव्य है, जिसका अंतिम भाग उनके पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया। जल्लड़ जो हैं वो चंद्रवरदाई के पुत्र हैं। जब तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए, इनको बंदी बना लिया गया, गजनी ले जाया गया, तो चंद्रवरदाई भी पृथ्वीराज चौहान से मिलने गए थे और पृथ्वीराज रासो जिसकी वो रचना कर रहे थे उस ग्रंथ को अपने बेटे जल्लड़ के लिए सौंप गए। बाद में जल्लड़ ने ही उसको पूरा किया। तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता तो चंद्रवरदाई हैं, लेकिन इस ग्रंथ को पूरा करने वाले, अंतिम भाग लिखने वाले हैं उनके पुत्र जल्लड़। अगले पॉइंट्स पे हम चलते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजयी हुए। मोहम्मद गौरी को पकड़ा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें माफ कर दिया, छोड़ दिया और मोहम्मद गौरी अगले ही साल तराइन के मैदान में आके डट जाता है और 1192 ईस्वी में वह दोबारा से आक्रमण कर देता है। तराइन जो जगह है वो वर्तमान में हरियाणा में है। यह पॉइंट याद रखना है। हमें मुख्यतः तराइन का द्वितीय युद्ध याद रखना है जो 1192 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तो ये हमें बात याद रखनी है। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी युद्ध को जीत गए और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया उन्होंने। हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर रियासत के शासक हैं, इनके पिता जैत्र सिंह की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई गई। ये हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में छतरी बनवाई। उनके पिता ने 32 वर्ष शासन किया तो 32 खंभों की छतरी बनवाई गई। हमीरदेव चौहान
जो हैं इस छतरी में बैठकर ही यहीं बैठ कर के न्याय किया करते थे, तो इसलिए इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी कहते हैं, रणथंभौर में स्थित है। 32 खंभों की जो छतरी है इसी को हमीरदेव चौहान ने बनवाया था, इसी को न्याय की छतरी कहा जाता है। रणथंभौर के चौहान वंश के प्रथम एवं अंतिम प्रतापी राजा, जो प्रसिद्ध राजा हुए, उन प्रसिद्ध राजाओं में सबसे पहले राजा और प्रतापी राजा, सबसे वीर हमीरदेव चौहान हुए। ये पॉइंट हमें याद रखना है। रणथंभौर में गोविंद राज ने, जो पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे, उन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की, लेकिन एक प्रतापी राजा के रूप में सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा प्राप्त की वो हमीरदेव चौहान ने प्राप्त की। हमीरदेव चौहान के समय जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किया और उन्होंने इस किले के बारे में कहा कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल की बराबर नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी के आसपास घेरा डाला रणथंभौर किले पर और बहुत समय तक लगातार ये घेरा डाले रहे, लेकिन हमीरदेव चौहान पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो जलालुद्दीन खिलजी किसी भी स्थिति में किले को जीतने वाले नहीं थे और उन्होंने अंत में अपना घेरा उठाया, वापस चल दिए और रणथंभौर किले के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे 10 किलों को भी वे मुसलमान के एक बाल की बराबर नहीं समझता। ये पॉइंट हमें याद रखना है। कौन से किले के बारे में कहा गया? रणथंभौर के बारे में कहा गया। जलालुद्दीन खिलजी का यह कथन है। इसके बाद एक बड़ा आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है और 1300 ईस्वी के आसपास ये आक्रमणकारी आया, रणमल एवं रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया इसने और हमीरदेव चौहान को परास्त कर दिया। हमीरदेव चौहान की इस युद्ध में पराजय हुई। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में साका हुआ, जो राजस्थान का पहला साका कहा जाता है। राजस्थान का पहला साका पूछा जाए तो रणथंभौर दुर्ग, और 1301 ईस्वी में यह साका हुआ। हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ। हमीरदेव के नेतृत्व में यहाँ केसरिया हुआ और 1301 ईस्वी में यह साका हुआ। इनकी हमीरदेव चौहान की बेटी देवल के प्राण उत्सर्ग की कथा इसी किले से संबंधित है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए तालाब में कूद करके अपने सतीत्व की, अपने स्वाभिमान की रक्षा की, अपने गौरव की रक्षा की। अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह किला जीत लिया, रणथंभौर का किला, तो अमीर खुसरो का यह कथन था कि जो व्यक्ति धर्म का विरोध करता था, आज कुफ्र का गढ़ जो था, धर्म विरोधी का जो गढ़ था रणथंभौर, हमीरदेव से जो गढ़ हमने जीता है वो आज इस्लाम का घर हो गया। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अमीर खुसरो का कथन है। जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक पूछा जाए, कीर्तिपाल चौहान है। जालोर में सोनगरा चौहान शाखा है और इस चौहान शाखा के संस्थापक जो हैं वो कीर्तिपाल चौहान हैं। कान्हड़दे जो हैं जालोर रियासत के चौहान वंश के एक बड़े प्रतापी शासक हुए। कान्हड़दे ने अलाउद्दीन को गुजरात अभियान के समय रास्ता नहीं दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़दे पर आक्रमण किया। यह पॉइंट हमें याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान को गई हुई थी और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा था, बहुत लूटपाट की थी। ऐसी स्थिति में कान्हड़दे नाराज हो गए और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को की सेना जो थी उसको रास्ता देने से मना कर दिया। तो कान्हड़दे के प्रति अलाउद्दीन खिलजी का जो है गुस्सा, और उस गुस्से के बाद जालोर पर आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। कान्हड़दे जो राजा हैं जालोर के, इनके दरबारी कवि पद्मनाभ ने एक रचना लिखी है, कान्हड़दे प्रबंध। सबसे सरल क्वेश्चन कह सकते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं, उतना ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। कान्हड़दे प्रबंध के रचयिता पूछे जाते हैं तो इनका नाम है पद्मनाभ। 1311 ईस्वी में जालोर के किले में साका हुआ। मैं अभी बता रहा था आपको कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कान्हड़देव ने रास्ता नहीं दिया, अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुए, आक्रमण हुआ जालोर पर। और 1311 ईस्वी का यह घटनाक्रम जिसमें जालोर के किले में साका हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में कान्हड़दे चौहान ने केसरिया किया। कान्हड़दे चौहान की सेना ने केसरिया किया। बीरमदेव इनके बेटे थे। बीरमदेव ने भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया और कान्हड़दे की जो रानी हैं जैतलदे, इनके नेतृत्व में जौहर हुआ। हमें कुछ तथ्य, कुछ नाम याद रखने हैं। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, जिनके सेनापति थे कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। कान्हड़दे चौहान पर आक्रमण हुआ। जालोर की यह घटना 1311 ईस्वी की घटना। कान्हड़दे की रानी जैतलदे के नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ। ये जालोर का साका है।
इसके बाद कछवाहा राजवंश से कुछ तथ्य हैं। कछवाहा राजवंश के शासकों को आमेर शिलालेख में रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक पूछा जाए, रघुवंश तिलक जो रघुकुल से संबंधित है, भगवान राम के वंश से संबंधित है, वह कछवाहा वंश है और आमेर शिलालेख में इनको रघुवंश तिलक कहा गया है। कछवाहा राजवंश की कुल देवी पूछी जाए, जमुबाई माता। कछवाहा राजवंश की कुल देवी जो हैं वो जमुबाई माता हैं। जहां मैंने कला संस्कृति के पॉइंट्स कराए थे वहां भी इसको बताया था। जमुबाई माता जो हैं वो बुढ़वाई माता का रूप हैं। बुढ़वाई माता कौन है? भगवान राम के वंश की जो देवी हैं, कुल देवी, वो हैं बुढ़वाई माता। तो ये रघुवंश से संबंधित हैं, इसलिए बुढ़वाई माता जो रघुवंश की कुल देवी हैं उनका ही रूप जम्बाई माता है और ये जम्बाई माता ही कछवाहा राजवंश की कुल देवी हैं। इसके बाद पूछा जाए कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी, तो कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी जो है वो शिला माता है। आमेर के किले में इनका मंदिर बना हुआ है। बंगाल के राजा केदार को परास्त करके राजा मानसिंह इस मूर्ति को लाए थे। कछवाहा राजवंश के कुल देवता गोविंद देव जी हैं। गोविंद, जैसे मेवाड़ रियासत के कुल देवता या मुखिया एकलिंग जी को कहा जाता है, ऐसे ही जयपुर रियासत के, आमेर रियासत के कछवाहा राजवंश के कुल देवता जो हैं वो गोविंद देव जी हैं। गोविंद देव जी ही यहाँ रियासत के राजा माने जाते हैं। शासक स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। दूल्हे राय जो हैं कछवाहा राजवंश के, ढूंढान प्रदेश में इन्होंने कछवाहा वंश की नींव रखी। ढूंढान प्रदेश दौसा के आसपास का क्षेत्र, बाद में आमेर राजधानी बना, तो दूल्हे राय ने ही यहाँ कछवाहा वंश की स्थापना की ढूंढान प्रदेश में। इसके बाद पॉइंट है, दूल्हे राय ने दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था। दूल्हे राय ने जो कछवाहा वंश की राजधानी प्रारंभ में बनाया उस क्षेत्र का नाम है दौसा। इसके बाद कोकिल देव शासक हुए। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के एक शासक थे भट्टो मीणा, इनको हरा करके आमेर को ढूंढान प्रदेश की राजधानी बनाया। ये पॉइंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आमेर को राजधानी किसने बनाया ये बात हमें पता चले। तो ढूंढान प्रदेश की या कछवाहा राजवंश की राजधानी आमेर को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? कोकिल देव के द्वारा बनाया गया। इसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछवाहा ने राणा सांगा की सहायता की थी। आमेर रियासत से जो शासक गए थे, राणा सांगा ने एक प्रथा का पालन किया था, पाती पर्वन। पाती पर्वन का मतलब था कि उन्होंने सभी राजपूत शासकों को निमंत्रण भेजा था कि भाई बाबर का आक्रमण हुआ है और हमें उस आक्रमण के प्रतिरोध में सारी सेना इकट्ठी करनी चाहिए, एकजुट होकर विरोध करना चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तो उन्होंने चिट्ठियां भिजवाई थी, इसको कहते हैं पाती पर्वन। तो उन्होंने आमेर रियासत के शासकों को चिट्ठी भिजवाई पाती पर्वन प्रथा के तहत। तो यहाँ पृथ्वीराज कछवाहा खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने के लिए, सांगा की सहायता के लिए गए थे। पृथ्वीराज कछवाहा के बेटे हैं सांगा। राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर के पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने बेटे का नाम रखा था सांगा। तो ये जो सांगा हैं कछवाहा राजवंश के, इन्होंने जयपुर में सांगानेर बसाया था। तो पृथ्वीराज कछवाहा के बेटे सांगा ने जयपुर में क्या बसाया है? सांगानेर बसाया है। ये पॉइंट याद रखेंगे। आमेर का भारमल राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यह पॉइंट भी हमें याद रखना है कि ऐसी रियासत जो सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करती है वह कछवाहा रियासत, आमेर रियासत है। ऐसा राजवंश जो सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करता है कछवाहा राजवंश, और ऐसा राजा जो सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध या अधीनता के संबंध स्थापित करता है वह राजा है भारमल। तो ये आमेर रियासत के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। क्या संबंध स्थापित किया था वो आगे बता रहे हैं आपको कि 1562 ईस्वी में सांभर में भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। तो ये वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए। अपनी बेटी की शादी बादशाह अकबर के साथ की 1562 ईस्वी में। इसके बाद शासक हुए भगवंत दास। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानवाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया। सलीम जो जहांगीर हैं, जहांगीर सलीम के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, मानवाई का विवाह किया भगवंत दास ने। सलीम जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मानवाई जो हैं वो मानसिंह की, जो अकबर के सेनापति रहे मानसिंह, भगवंत दास के बेटे थे, मानसिंह की बहन हैं। तो मानवाई और मानसिंह दोनों भगवंत दास की संतानें हैं और भगवंत दास ने अपनी बेटी का विवाह अकबर के बेटे के साथ किया। इसके बाद मानसिंह जो हैं वो अकबर ने मानसिंह को मिर्जा एवं राजा की उपाधि दी। इसके बाद एक और पॉइंट है कि अकबर ने मानसिंह को फरजंद कहकर पुकारा। फरजंद जो शब्द है, फरजंद इसका अर्थ है पुत्र के समान, यानी इसको अपने बेटे के समान माना और मिर्जा और राजा की उपाधि दी, फरजंद की उपाधि दी। यह बात हमें याद रखनी है, फरजंद जो कहा गया है वो
मानसिंह को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? अकबर के द्वारा कहा गया। बहुत विश्वसनीय सेनापतियों में से एक रहे मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसी बात से पता चलता है कि मानसिंह का मुगल दरबार में कितना सम्मान था। इसके बाद 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ, जो अनिर्णायक युद्ध के नाम से इतिहासकारों ने लिखा, इसमें मानसिंह ने अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व किया था। तो मुगल सेना के सेनापति कौन थे? आमेर के राजा जो हैं मानसिंह, वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे और अकबर की तरफ से ये नेतृत्व कर रहे थे, और ये युद्ध महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी में लड़ा गया था। अकबर ने मानसिंह को काबुल, बिहार एवं बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह जब अकबर की सेवा में थे तो उन्होंने जगह जगह इनको सूबेदार बनाया, जिसमें काबुल, बिहार एवं बंगाल, इस जगह की सूबेदारी मानसिंह को दी गई। यह तथ्य याद रखेंगे। आमेर में मानसिंह ने शिला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आमेर के किले में शिला माता का मंदिर बनवाने वाले कौन है? तो आमेर के राजा मानसिंह ने शिला माता का मंदिर बनवाया है। मानसिंह की रानी कनकावती, इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया है। जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर किले का एक प्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? इस मंदिर का निर्माण रानी ने करवाया है। मानसिंह की रानी है कनकावती, और अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब। ये परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह 3 बादशाहों की सेवा में रहे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी एवं मिर्जा राजा जयसिंह के बीच एक संधि हुई, जो इतिहास की बड़ी संधि कहलाती है, पुरंदर की संधि। इसमें मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो औरंगजेब की तरफ से थे, तो यह संधि औरंगजेब एवं शिवाजी के मध्य हुई। लेकिन औरंगजेब की तरफ से कौन उपस्थित थे? मिर्जा राजा जयसिंह। तो संधि में 11 जून 1665 को शिवाजी एवं मिर्जा राजा जयसिंह के बीच ये संधि हुई। यह तथ्य याद रखेंगे। जयसिंह जो है, इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई। एक तो मिर्जा राजा जयसिंह हैं और एक सवाई जयसिंह हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद शासक बने थे सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह को सवाई की जो उपाधि दी गई है, ये औरंगजेब के द्वारा दी गई है। यह बात याद रखनी है। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजीत सिंह एवं जयपुर के सवाई जयसिंह के बीच 1708 ईस्वी में देवारी समझौता हुआ। आपस में एक दूसरे को शासक बनाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए देवारी में एक समझौता हुआ, जिसमें 3 बड़ी रियासतों के शासकों ने, 3 बड़ी रियासतों के राजाओं ने भाग लिया, जिसमें मेवाड़ के कौन थे? अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजीत सिंह और जयपुर के सवाई जयसिंह। इस तरह से इनमें एक समझौता हुआ, जिसे देवारी समझौता कहा जाता है। इसके बाद अगले तथ्य पे बात करते हैं। सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाएं बनवाई। सौर वेधशालाएं बनवाई गई 5 सवाई जयसिंह के द्वारा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एवं बनारस में। ये जगह याद रखनी है, कहाँ कहाँ बनवाई गई हैं। तो सौर वेधशालाएं दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एवं बनारस में स्थित हैं। सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशालाओं में जयपुर वेधशाला जो है सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। इसे जंतर मंतर कहा जाता है। तो जंतर मंतर जयपुर में है। जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है, सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई है। इसके बाद बात करें तो जयपुर नगर का निर्माण प्रारंभ हुआ 18 नवंबर 1727 से। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इस जयपुर नगर का निर्माण प्रारंभ करवाया गया, जिसको जयनगर के नाम से बसाया गया था, बाद में जयपुर हो गया। तो जयनगर की नींव रखी गई, प्रारंभ किया गया 18 नवंबर 1727। इसके बाद सवाई जयसिंह के विषय में एक बड़ा तथ्य है। सवाई जयसिंह अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू राजा था। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात करें, अंतिम हिंदू राजा सवाई जयसिंह, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यह तथ्य याद रखेंगे। 17 जुलाई 1734 को सवाई जयसिंह ने राजस्थान में मराठों का प्रवेश रोकने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करवाया, जो हुरडा जगह पे हुआ, जिसको हुरडा सम्मेलन कहा जाता है। इसकी तारीख याद रखनी है, 17 जुलाई 1734। सवाई जयसिंह के प्रयासों से यह आयोजित हुआ। जयसिंह ने ज्योतिष ग्रंथ जयसिंह कारिका की रचना की। सवाई जयसिंह बहुत सारी विद्याओं में निपुण थे, खगोल शास्त्र के जानकार थे, ज्योतिष के जानकार थे। तो इन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जयसिंह कारिका।
सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की एक सारणी बनाई जिसको जीज मोहम्मद शाही कहा जाता है। खगोल विद्या में नक्षत्रों की एक सारणी बनाई सवाई जयसिंह ने, जिसका नाम उस समय के बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर क्या रख दिया? जीज मोहम्मद शाही इसका नाम रखा गया। तो ये पॉइंट हो जाते हैं। जयसिंह कारिका और जीज मोहम्मद शाही दोनों के रचयिता सवाई जयसिंह हैं। इसके बाद बात करें, मार्च 1747 ईस्वी में ईश्वरी सिंह एवं माधो सिंह प्रथम के बीच एक युद्ध हुआ जो रियासत की गद्दी को लेकर के हुआ दोनों भाइयों में, जिसे राजमहल टोंक का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई। ईश्वरी सिंह की विजय महत्वपूर्ण है। राजमहल का युद्ध महत्वपूर्ण है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वरी सिंह ने इस युद्ध को जीतने के बाद, लिखा हुआ है, राजमहल युद्ध की विजय के बाद ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईसरलाट का निर्माण करवाया। सरगासूली जिसको कहते हैं, ईसरलाट बनवाया। किसने बनवाया है? ईश्वरी सिंह ने बनवाया है। सवाई ईश्वरी सिंह ने इसको बनवाया ईसरलाट को। और कौन सा युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में? तो ये राजमहल टोंक का युद्ध जीतने के बाद इसको बनवाया। सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल बनवाया। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों का एक समूह था जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है। सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गंधर्व बाईसी किस शासक के दरबार में थी? तो गंधर्व बाईसी जो है वो सवाई प्रताप सिंह, जयपुर रियासत के शासक, इनके दरबार में थी। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। सिंपल सा तथ्य है, याद रखेंगे। 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। ये बात याद रखेंगे। गुलाबी नगरी कब से कहलाने लगा? तो 1876 ईस्वी में जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे तो राम सिंह द्वितीय ने इसको, पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया और गुलाबी नगरी कहलाने लगा। इसी समय अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई प्रिंस अल्बर्ट के सम्मान में। तो ये तथ्य काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाले और जयपुर को गुलाबी नगरी के रूप में प्रसिद्ध करवाने वाले हैं राम सिंह द्वितीय। आगे बात कर लेते हैं। माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? तो नाहरगढ़ के दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं और इनका निर्माण माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया है। मान सिंह द्वितीय की रानी गायत्री देवी राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद थीं। प्रथम महिला सांसद पूछा जाए राजस्थान से, तो राजस्थान से प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी हैं, जो जयपुर से राजा मानसिंह द्वितीय की रानी हैं। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में जब जयपुर रियासत को मिलाया गया तो मानसिंह द्वितीय उस समय शासक थे और इन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। तो एकीकरण के समय राजस्थान में जयपुर रियासत के राजा पूछ लिए जाएं तो मानसिंह द्वितीय, और इन्हें क्या पद दिया गया था? तो एकीकरण के बाद इन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। और इसके बाद जब तक एकीकरण पूर्ण नहीं हुआ, स्वतंत्रता के बाद जब तक चुनाव नहीं हुए, वो सब राज प्रमुख बन करके मानसिंह द्वितीय ही रहे। मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे एक मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल ने जयपुर शहर का सुनियोजित विकास किया। परकोटे के बाहर व्यवस्थित रूप से जयपुर को पुनः बसाया उन्होंने, इसलिए मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जा सकता है। तो जयपुर का निर्माता सवाई जयसिंह है, लेकिन आधुनिक जयपुर का निर्माता या उसको थोड़ा सा विकसित करने वाले का नाम पूछा जाए तो मिर्जा इस्माइल है। और मिर्जा इस्माइल के नाम पर ही यहाँ MI रोड बना हुआ है। ये पॉइंट लिखा हुआ है, मिर्जा इस्माइल के नाम पर ही क्या बना हुआ है? MI रोड बना हुआ है। तो राजस्थान के इतिहास से लगातार हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और हाँ, राजस्थान के इतिहास के तथ्य जो हैं वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। कंटिन्यू लेक्चर 15 आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद रैपिड रिवीजन राजस्थान की पूरी जो सीरीज है लगभग 25 जून तक कंप्लीट कर दी जाएगी। आपके पास पहुंच जाएंगे सारे लेक्चर और कला संस्कृत इतिहास का फास्ट रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार आप जुड़े रहिए। सारी चीज़ें 1857 की क्रांति के पॉइंट हों, राजस्थान के एकीकरण के, राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन के पॉइंट, प्रजामंडल के पॉइंट, सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, ओल्ड पेपर्स में आई हुई चीज़ें सारी पहुंचाई जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।